हाय गुड मॉर्निंग। यहाँ मैं कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस पोस्ट कर रहा हूँ। ये क्वेश्चंस हम लोगों ने गेट बी के लिए डिस्कस किए थे, लेकिन तुम्हें याद होगा कि भाई गेट बी का एग्ज़ाम भी पीजी के लिए है और सिलेबस दोनों का मोर और लेस सेम है। तो इसलिए सी यू टी पी जी और गेट बी इन दोनों की प्रिपरेशन में ये क्वेश्चंस काम आने वाले हैं। आई होप इन क्वेश्चंस को करते हुए तुम्हें कुछ नॉलेज ही मिलेगी। और कोशिश ये करना, क्योंकि लाइव क्लास है तो बीच में डिस्टर्बेंस भी है, तो उसे थोड़ा सा इग्नोर करना। और कोशिश ये भी करना कि क्वेश्चन सामने आते खुद भी सॉल्व करके देखो। चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एन एलोस्टिक इनहिबिटर अफेक्ट द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एंजाइम की एक्टिव साइट एक जगह है और एलोस्टिक रेगुलेशन में क्या होता है कि किसी और जगह पर आकर के कोई मॉलिक्यूल बाउंड करता है और बाउंड करने के बाद में उसकी जो एक्टिव साइट है वो बदल जाती है और सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाएगा। इसी को बोलते हैं एलोस्टिक एक्टिवेटर, सॉरी इनहिबिशन। सिमिलरली एलोस्ट्री में एक्टिवेशन भी है, जिसमें किसी और जगह पर बाइंड करने पर एंजाइम की एक्टिव साइट काम करने के लिए रेडी हो गई। तो एलोस्टिक रेगुलेशन केवल इनहिबिशन नहीं होता, एक्टिवेशन एंड इनहिबिशन दोनों तरह की चीजें हैं। क्वेश्चन था कि मुझे इनहिबिट करना है एलोस्टिक के द्वारा, तो इनमें से कौन सी बात ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल है जो बाइंड करने वाला है, इट बाइंड टू द एक्टिव साइट पर बाइंड नहीं करता, ये सेकंड साइट पर बाइंड करता है, रिजल्टिंग इन कन्फॉर्मेशनल चेंज, जो कि एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम को लेस अकोमोडेटिंग कर देगा सबस्ट्रेट के मुकाबले। अगर मैं इनहिबिटर की जगह पर एक्टिवेटर की बात करता तो हम लोग कहते हैं कि एक्टिव साइट को मोर एक्सेसिबल कर देगा। तो ऑप्शन नंबर 2 था ऐसा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉस्फोराइलेशन कंट्रोल्स द प्रोटीन एक्टिविटी बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। फॉस्फेट में नेगेटिव चार्ज होते हैं, जैसे आप फॉस्फेट बोलते हो वो असल में ये स्ट्रक्चर है, और जब कभी किसी प्रोटीन में हम लोग ये फॉस्फेट ऐड करते हैं तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से प्रोटीन की कन्फॉर्मेशन में बदलाव आते हैं, जिससे एक्टिव प्रोटीन इनएक्टिव बन सकता है या फिर इनएक्टिव एक्टिव, डिपेंडिंग कि हम किस प्रोटीन की बात कर रहे हैं और फॉस्फोराइलेशन कहाँ पर हुआ है। ये एनर्जी ऐड करने के लिए नहीं होता, ये कन्फॉर्मेशनल चेंज इंड्यूस करेगा टारगेट प्रोटीन में, ये तो ठीक है। 2 नेगेटिव चार्ज ऑफ फॉस्फेट ग्रुप प्रिवेंट अदर नेगेटिव चार्ज, ये वाली बात गलत है। फॉस्फेट ग्रुप डिग्रेड द टारगेट प्रोटीन, डिग्रेड करने के लिए यूबिक्विटिन वाली स्टोरी आती है, ये वाले नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 है जो सही है। हालांकि कन्फर्मेशन चेंज होने के बाद में प्रोटीन की एक्टिविटी पर भी असर पड़ता है, जो यहाँ दिया हुआ नहीं है, बट ये हमें पता होना चाहिए। अब है ये डायग्राम, जैसे हम लोगों ने कहा था कि प्रोटीएस एंजाइम 4 तरह के थे, सीरीन प्रोटीएस, एस्पार्टिक प्रोटीएस, मेटालोप्रोटीएस, और डिपेंड इस बात पे करता था कि भाई हम लोग अल्टीमेटली क्या करने वाले हैं। एस्पार्टेट, सीरीन प्रोटीएस, मेटालोप्रोटीएस, सिस्टीन प्रोटीएस, ये 4 तरह के प्रोटीएस थे। तो जो प्रोटीन फॉस्फेट ग्रुप ऐड करते हैं दूसरे प्रोटीन पर उन्हें काइनेस कहते हैं, और काइनेस की भी 2 फैमिली हैं, जिनमें से एक है टायरोसिन काइनेस। तो आमतौर पे जो टारगेट प्रोटीन है, टारगेट प्रोटीन पे ये टायरोसिन नाम के अमीनो एसिड का जो लास्ट में OH निकला होता है उसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप ऐड करते हैं, जिन्हें आप टायरोसिन काइनेस बोलते हो। और एक होते हैं सीरीन थ्रियोनिन काइनेस। सीरीन थ्रियोनिन काइनेस में जो एक्टिव साइट पर अमीनो एसिड है सीरीन या फिर थ्रियोनिन, उस पर ऐड किया जा रहा है फॉस्फेट ग्रुप। माइक बंद कर दीजिए। इसके अलावा एक हिस्टिडाइन काइनेस भी पाया जाता है, और हिस्टिडाइन काइनेस आमतौर पर बैक्टीरिया और प्लांट में देखने को मिलेगा। बस इनमें और उसमें फ़र्क ये था प्रोटीएस और काइनेस वाली कहानी में कि प्रोटीएस का क्लासिफिकेशन इस बेस पर रखा गया है कि एंजाइम की एक्टिव साइट पर कौन सा अमीनो एसिड है, और काइनेस वाली कहानी में रखा गया है कि जिस किसी टारगेट प्रोटीन के ऊपर ये फॉस्फेट ऐड करेंगे उसमें टारगेट अमीनो एसिड कौन सा है। और ये काफ़ी बार आपके पास काम में आएगा। 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉस्फोराइलेशन कंट्रोल द प्रोटीन एक्टिविटी बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। तो हम लोगों ने देख लिया कि वो कन्फॉर्मेशनल चेंज लेके आता है, इसी वजह से प्रोटीन के अंदर बदलाव आ जाते हैं, और ये एक कॉमन थीम है सिग्नलिंग में भी और एपोप्टोसिस में भी और सेल साइकिल में भी। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ एंजाइम ऐड अ फॉस्फेट ग्रुप टू अनदर प्रोटीन। हालांकि जो जर्नल नाम है कि जब हम कोई ऐसा एंजाइम की बात करें जो एंजाइम, मान लीजिए ये एंजाइम है और ये किसी दूसरे प्रोटीन के ऊपर फॉस्फेट ऐड करने वाला है,
तो अगर ये फॉस्फेट उसने ऐड किया है जैसे कि न्यूक्लियोटाइड से, तो जनरली इस एंजाइम को हम लोग काइनेज कहते हैं। बट कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि न्यूक्लियोटाइड का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, डायरेक्ट एनवायरनमेंट से फॉस्फोरिक एसिड को उठाया और ऐड कर दिया, तो इसलिए एक बड़ी क्लास बना दी गई कि कोई भी फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करने वाली कहानी को हम लोग ट्रांसफरेज एंजाइम बोलेंगे। एंजाइम कुल मिलाकर के 6 डिफरेंट क्लासेस के होते हैं और इन्हीं क्लासेस में एक का नाम है ऑक्सीडाइजेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाएज, आइसोमरेज और लाइगेज। आप जितने भी एंजाइम के नाम सुनते हो, पढ़ते हो, चाहे हजारों लाखों रिएक्शंस हो, वो सभी के सभी एंजाइम इन्हीं 6 कैटेगरीज में से कौन सी एक कैटेगरी में बिलोंग करेंगे। और ये जो नंबर रखा गया है 1 2 3 4 5 6, ये नंबर भी बदलता नहीं है कभी। मतलब जितने भी ऑक्सीडाइजेज होंगे वो हमेशा नंबर 1 एंजाइम है, ट्रांसफरेज नंबर 2 है। तो जब कभी एंजाइमेटिक नोमेनक्लेचर के द्वारा नंबर सिस्टम में हम एंजाइम क्लासीफाई करते हैं तो उसमें 1 का मतलब होता है ऑक्सीडाइजेज। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे ट्रांसफरेज एंजाइम की। तो ट्रांसफरेज एंजाइम है जो एक जगह से ग्रुप को लेकर के दूसरे ग्रुप पर ट्रांसफर करते हैं, दूसरे प्रोटीन के ऊपर। जैसे कि सपोज इसके ग्रुप को उठाकर उन्होंने इसके ऊपर ट्रांसफर कर दिया, तो ऐसा बोलेंगे हम ट्रांसफरेज। अगर ये जो जिस पर ट्रांसफर किया गया था, जिससे उठा करके वो न्यूक्लियोटाइड था, तो ये काइनेज होगा इस वाले केस में। विच द फॉलोइंग क्लास ऑफ एंजाइम, तो ट्रांसफरेज एग्जाम्पल हो गया इसका। अब है क्वेश्चन नंबर 4, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट टू फॉर्म फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपकी ग्लाइकोलिसिस में है। ग्लाइकोलिसिस में जहां हम ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, उससे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, और फिर इससे टूट करके डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन जाता है। आप चाहो तो इस रिएक्शन को रिवर्स भी कर सकते हो, और ये रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन का एग्जाम्पल है। केमिस्ट्री के बहुत सारे नाम हमें यहाँ देखने को मिल जाते हैं। तो ये एक रेट्रो एल्डोल कैटालिसिस है, अगर मैं इसे आगे तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ तो। कंडेंसेशन तब बोलेंगे जब जुड़ेंगे, तो इसलिए क्योंकि जुड़ने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए हम बोलेंगे ये है एल्डोल कंडेंसेशन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रेट्रो। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिमिलरिटी बिटवीन माइटोजेनिक स्टिमुलेशन ऑफ EGF एंड डिपोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ स्केलेटल मसल्स बाय एसिटाइलकोलाइन आर। अब अगर मैं EGF की बात करूं, तो EGF अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है, रास राफ मैक काइनेस की पाथवे को शुरू करता है, या फिर PI3 काइनेस की पाथवे को शुरू करेगा, और फिर उससे जीन एक्सप्रेशन बदलाव आएंगे और तब सेल रिस्पॉन्ड करेगी। जबकि एसिटाइलकोलाइन वाली कहानी में एसिटाइलकोलाइन आके बाइंड करता है अपने रिसेप्टर से, और जो कि रिसेप्टर ही चैनल है, जैसे ही वो बाइंड करता है अल्फा चैन से, तो बीच में जो क्लोज्ड पार्ट है वो ओपन हो जाता है, और तब सोडियम आयंस का इनफ्लक्स शुरू हो जाता है अंदर की तरफ, और इससे मेम्ब्रेन पोटेंशियल में बदलाव आएगा और नर्व इम्पल्स शुरू हो जाएगी, या फिर वो रिस्पॉन्स मिल जाएगा जिसके लिए सिग्नल आया था। तो सिमिलरिटीज की बात कर रहे थे कि माइटोजेनिक स्टिमुलेशन मतलब सेल डिवाइड करना चाहती है जब EGF का सिग्नल मिलता है, और डिपोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन्स ऑफ स्केलेटल मसल सेल्स बाय एसिटाइलकोलाइन, ये 2 अलग तरह की पाथवे थी। इनमें सिमिलरिटीज क्या है? दोनों में कोई सिमिलरिटी नहीं है मोटे तौर पे देखा जाए। एक में आयन चैनल ओपन हो रहा है सीधा, और दूसरे में एक अंदर मैप काइनेस वाली पाथवे शुरू हो रही है। तो शुरुआत में एसेंशियल अर्ली स्टेप एंड आयन इनफ्लक्स, ये दोनों में इनफ्लक्स नहीं था, केवल एसिटाइलकोलाइन में था, EGF में नहीं है। लाइगेंड बाइंड करेगा, कन्फर्मेशनल चेंज करेगा रिसेप्टर में, ये दोनों में कॉमन बात है। दोनों ही केसेस में लाइगेंड से रिसेप्टर बाइंड करने के बाद में जो रिसेप्टर में चेंज आते हैं वो है जो नेक्स्ट सीरीज ऑफ इवेंट को शुरू करते हैं। इंडिपेंडेंट लाइगेंड के हो जाएगा ऐसा नहीं होता दोनों में, मेनली डिपेंडेंट ऑन रेगुलेटरी RNA बाइंडिंग सीक्वेंसेस ऐसा भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 है जो करेक्ट है। दोनों पाथवे बिल्कुल अलग थी, बट सिमिलरिटी थी कि लाइगेंड बाइंड किया रिसेप्टर से, रिसेप्टर में बदलाव आया, फिर आपको वो देखने को मिला जो आप देख रहे हो।